Well, very good morning, everyone. Residential plot on agricultural land. क्या कृषि भूमि पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है? क्या कृषि भूमि पर कोई प्लॉट या मकान बनाया जा सकता है? क्या उसकी खरीद बेच लीगली वैलिड है? तो आइए इस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल क्या है कि डेवलपर जितने भी हैं वो क्या करते हैं, एक भूमि का टुकड़ा लिया और उसको छोटे छोटे 50 गज, 100 गज, 150 गज के प्लाट काट दिए और बेच दिए। तो और लोग खरीद रहे हैं। उसका कारण है कि एक तो जमीन सस्ती है, मिलती है इस तरह की जमीन। दूसरे, कोई स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा नहीं है क्योंकि वो एग्रीकल्चर की सेल डीड बनती है। तीसरे, कोई होम टैक्स या हाउस टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो क्या ये सेल परचेज जेन्युइन है? सवाल ये है। दिस क्वेश्चन इज अराइजेस वेदर द residential plot can be purchased on agricultural land. तो दिस इज द क्वेश्चन। तो इस पर चर्चा करेंगे। लोग सस्ता के चक्कर में और स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में, कोई टैक्स नहीं है तो वो इस पर खरीद कर लेते हैं, और जो डेवलपर होते हैं वो बेच के चले जाते हैं। काफी बड़े मकान बने होते हैं तो कहते हैं कि इतने मकान बन चुके हैं तो सब सही चल रहा है। तो आइए इस पर एक स्क्रूटनी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी अपनी जमीन है, फर्ज क्या मेरी अपनी ही जमीन है, मैं अपनी जमीन को कैसे भी यूज करूं, क्या ये ठीक है? तो मेरा सुझाव ये है कि देखिए, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड या रेजिडेंशियल लैंड, उनके अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन हैं, सरकार की एजेंसीज हैं, सरकार के डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो उनको डील करते हैं। तो और उन रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, न कि अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते कि किसी भी एग्रीकल्चर भूमि पर और हम रेजिडेंशियल फैसिलिटी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, क्योंकि अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का भी चक्कर होता है कि अप्रूव्ड ये क्यों है ऐसा, तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो रेजिडेंशियल प्लॉट है या रेजिडेंशियल फैसिलिटी जहां है उसकी अथॉरिटी कौन सी है, एग्रीकल्चर लैंड की अथॉरिटी कौन है? तो एक तो रेरा, इसकी रेजिडेंशियल प्लॉट की जो मेन अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो रेरा है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये रेगुलेट करती है, इसके अपने रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो इसमें सबसे पहले कोई भी भूमि डेवलपर अगर उसको बेचेगा तो सबसे पहले वो रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो टीसीपी, टाउन कंट्री प्लान या डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट क्या देखता है कि जो हम अर्बन एरिया का जो भी हम डेवलपमेंट कराएंगे उसकी शेप क्या रहेगी, उसका विकास किस ढंग से होना चाहिए, फायर फाइटिंग, ये सब देखना है कि कल को कुछ अगर आग वगैरह लगे तो इसलिए इसमें मैप का प्रोविजन करना पड़ता है कि मैप कैसे हो, आगे पीछे जगह छोड़नी पड़ती है, सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जो डेवलपमेंट के कार्य करते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या दूसरे स्टेट में हो सकता है डेवलपिंग एजेंसी होती है जिसका काम सीवरेज देना है, रोड का है, और कनेक्शन देने हैं, गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। और तो रेजिडेंशियल प्लॉट की ये एजेंसी है जो कंट्रोल करती हैं ताकि किसी भी अर्बन एरिया का डेवलपमेंट उचित ढंग से हो, उसका विकास हो। ये तितर बितर शेप में या जैसे मर्जी कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है, उसका एक तरीका है, सिस्टमेटिक ये देखता है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, दूसरे एग्रीकल्चर लैंड क्या है? इसका पर्पज एग्रीकल्चर ही है, दूसरा पर्पज नहीं है जब तक इसका कन्वर्जन नहीं होता। हालांकि कई बार इसका कन्वर्जन करना पड़ता है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है या फिर
कोई हाईवे या कोई भी चीज है जो डिमांडिंग जोन में आ जाती है, तो फिर इसका कन्वर्जन होता है एग्रीकल्चर लैंड का, तभी इसका यूज होता है। और इसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसका एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसका रिकॉर्ड जमाबंदी, देखिए रिकॉर्ड जो है जमाबंदी में होता है, एक सजरा होता है गांव का, तो सजरे में गांव को एक नंबर दिया जाता है, फर्द है या जमाबंदी एक ही चीज है, गिरदावरी में फसल का क्या रोटेशन है, फिर मुटेशन इंतकाल या दाखिल खारिज, ये पटवारी गिरदावर वगैरह करते हैं, तो इसका डिपार्टमेंट अलग है। जब भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मुटेशन है, क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल में कहीं मुटेशन है कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ 100% मुटेशन जरूरी है। इंतकाल रजिस्ट्री हो जाती है तो काम पूरा नहीं होता है, काम कंप्लीट तभी होगा जब उसका इंतकाल चढ़ेगा। और दोनों डिपार्टमेंट अलग हैं, जो रजिस्ट्रेशन है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, और मुटेशन जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाता है, पटवारी उसको एंटर करता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो अगर अब देखिए अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड क्या है। अप्रूव्ड वो है जो जिसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो की गई है, लाइसेंस लिया गया है, तभी कोई डेवलपर उसको बेचने के लिए आता है। और उसमें जब तक उसका अप्रूव्ड नहीं होती कोई भी कॉलोनी, जब तक उसमें कोई सीवरेज व्यवस्था, कनेक्शंस सीवर के हैं या कितनी भी विकास की योजनाएं हैं जो उस प्रोजेक्ट को देनी होती हैं, वो अवेलेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि अगर रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आती हैं। एक तो नो डेवलपमेंट वर्क, विकास का कोई काम नहीं करेंगे होगा, क्योंकि इन डिपार्टमेंट का काम विकास का है ही नहीं, वो इधर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग है। तो यहाँ पर रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिक और गैस कनेक्शन एटसेट्रा कोई भी एमिनिटीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अपने आप अगर किसी ने एग्रीकल्चर भूमि पर बना लिया तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये चीजें नहीं मिलेंगी उसको। दूसरे, नो बैंक लोन, बैंक लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि एक एक्ट होता है सरफेसी एक्ट, इसमें सरफेसी एक्ट अवेलेबल नहीं है, लागू नहीं है एग्रीकल्चर पे, तो फिर उसका ना मुटेशन होगा ना बैंक लोन देगा, और उसमें फिर बैंक रिकवरी नहीं कर सकता, तो इसलिए बैंक लोन नहीं देगा क्योंकि सरफेसी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। तो इफ लैंड एक्वायर्ड, अगर लैंड एक्वायर होगी और मुटेशन नहीं है, क्योंकि तो कंपनसेशन भी नहीं जाएगा, बायर को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसका जो मुआवजा है वो नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? जिसके जो सेलर था तो उसी के नाम जाएगा, और फिर उससे वो लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुटेशन जरूरी है, क्योंकि मुटेशन जिसके नाम है, अगर एक्वायर भूमि हुई किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, जैसे कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आया, तो वो जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगा यहाँ, और वो सारा लॉस होगा। इसलिए हमें ऐसी भूमि से बचना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मकान पे मकान बने जा रहे हैं, तो हाँ कोई भी आदमी उसमें खरीद बेच कर लेता है, तो वो गलत होता है। फियर ऑफ डिमोलिशन, उसको गिराने, कंस्ट्रक्शन को गिराने का डर रहता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज रूल के खिलाफ है तो वहां पर बुलडोजर या जेसीबी आएगी, उसको कभी भी सरकार गिरा देगी बाय द गवर्नमेंट। फियर ऑफ डिमोलिशन, ये भी इसका माइनस पॉइंट है अगर एग्रीकल्चर लैंड पर अगर आपने रेजिडेंशियल फैसिलिटी की है। फर्दर सेल आगे, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है तो फर्दर सेल नहीं होगी। तो कुछ लोग जो डेवलपर हैं, जो तेज होते हैं, वो डेवलपर क्या, वैसे आदमी भी आजकल देखा है गांव के, जो लाल डोरे के बाहर कोई जमीन है तो उसको बेचना शुरू कर दिया, प्लाट काट काट करके लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। लेकिन उन सबको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि इन सब में ये चीजें नहीं हैं। वैसे कोई अपने फार्म में या खेत में कोई बना के रहने लग जाए, वो उसकी अपना रिस्क है। तो
अब इसमें क्या प्रिकॉशन लिया जाए कि अगर आप किसी तरह आपने मान लिया लैंड रेजिडेंशियल प्लॉट, अगर आपने एग्रीकल्चरल भूमि में खरीद लिया तो क्या देखना चाहिए? तो ये प्रिकॉशंस, ये देखिए यहाँ अथॉरिटी मैंने बताया, रेरा है, टीसीपी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। रजिस्ट्री तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस तहसील में हो जाएगी, यहाँ भी हो जाती है। यहाँ दो हैं, एक तो रजिस्ट्री और फिर उसका इंतकाल के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी में इंतकाल होता है पटवारी के थ्रू। यहाँ रजिस्ट्री हो जाती है और यहाँ पर अगर लैंड एग्रीकल्चर लैंड कभी रही है तो उसका म्यूटेशन जरूरी है, क्योंकि वहाँ उसकी जमाबंदी फर्द और म्यूटेशन वगैरह अवेलेबल मिलेंगे। तो वहाँ म्यूटेशन होगा तो उसमें उस केस में आपको रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन भी कराना है। तो अब आप ये सोचें कि कहाँ म्यूटेशन कराएं कहाँ नहीं, इसकी पहचान है। जहाँ पर जमाबंदी गिरदावरी फर्द ये हैं, और इसका ये कब होती है? जब किसी जमाने में वो एग्रीकल्चर से कन्वर्जन रेजिडेंशियल में हुआ है तो वहाँ म्यूटेशन कराना है। अगर सेक्टर वगैरह कटे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वहाँ पर म्यूटेशन की जरूरत नहीं है। तो लैंड शुड बी रजिस्टर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल रेरा में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसकी मेन अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसमें लैंड होनी चाहिए रेजिडेंशियल प्लॉट की लेते समय। कन्वर्जन सर्टिफिकेट, अगर एग्रीकल्चर लैंड रही है तो उसका कन्वर्जन होना चाहिए, CLU लिया जाना चाहिए। जो भी जमीन बेच रहा है, चाहे वो डेवलपर है या कोई भी है, CLU चेंज ऑफ लैंड यूज, उसका कन्वर्जन एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल में कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये इतना आसानी से नहीं मिलता है, इसमें काफी टाइम लगता है। हर इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की देखी जाती है। टू गेट प्रिपेयर्ड रेजिडेंशियल सेल डीड, अगर आपने एग्रीकल्चर भूमि में प्लॉट खरीद भी लिया तो उस डेवलपर को बोलिए कि हमारी सेल डीड रेजिडेंशियल सेल डीड बनी चाहिए, बनवाइए, तभी ये रेजिडेंशियल में अप्रूव होगी। फिर म्यूटेशन, अगर कभी एग्रीकल्चर रही है और इफ ऑलरेडी परचेज प्लॉट ऑन एग्रीकल्चर लैंड पे अगर खरीद लिया बाई चांस और वो अप्रूव्ड नहीं है, कम से कम उसका म्यूटेशन कराएंगे तो कल को अगर कोई मुआवजा एक्वायर हुई और मुआवजा मिला और म्यूटेशन आपके नाम में है तो आपको कंपनसेशन तो आपको मिल ही जाएगा। फिर पे डिफरेंस ऑफ स्टैंप ड्यूटी, देखिए स्टैंप ड्यूटी एग्रीकल्चर लैंड पर कम है और रेजिडेंशियल प्लॉट पर ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है उसको पे करिए। इफ एग्रीकल्चर लैंड परचेज फॉर प्लॉट एंड कॉलोनी बिकम्स अप्रूव्ड, अगर अप्रूव्ड हो गई बाद में हुई तो भी आपको स्टैंप ड्यूटी का जो डिफरेंस है वो पे कर सकते हैं, वो पे करना चाहिए। और पे प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर्टी टैक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स पे कीजिए ताकि आपका रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन एग्रीकल्चर लैंड भी अगर खरीदा गया गलती से तो भी वो अगर अप्रूव हो गया तो वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह देना जरूरी है। इससे आपकी ओनरशिप पक्का होगा। तो ये था रेजिडेंशियल प्लॉट ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो मेरा सुझाव ये है कि ऐसी भूमि मत खरीदिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड का पर्पज एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन अगर क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम आती है, हालांकि ये कुछ सॉल्यूशन है। तो ये था आज का टॉपिक, क्या हमें रेजिडेंशियल प्लॉट एग्रीकल्चर भूमि पर खरीदना चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर है नो, और अगर किसी कारण पहले से खरीदा गया तो ये उसके प्रिकॉशंस हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद।